हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे जूनियर का सॉल्व हो चुका है। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट जूनियर मैथ के नाम से और सीटेट प्राइमरी मैथ के नाम से। दोनों प्लेलिस्ट में प्राइमरी और जूनियर के सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कराए जा चुके हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। इस टेस्ट सीरीज में हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। एक तो आपको बेस्ट अप्रोच सिखा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कम समय में। हर क्वेश्चन पे एक आपको बेस्ट ट्रिक बताते चलते, कितना लिखना है, किस क्वेश्चन में बिना लिखे लगाना है। दूसरा, हर क्वेश्चन में हम बेसिक से बताते रहते हैं। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है उनको सारी चीज़ें बेसिक से बताते रहते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 75 दिन में 75 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करा के भेजना। और इन 75 टेस्ट सीरीज जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये ऑफिशियल टेस्ट सीरीज से सॉल्व कर रहे हैं, जो आयोग ने अपने वेबसाइट पर उपलब्ध रखी। एक एक चीज, सारी चीजें मैं टेस्ट सीरीज से आपको समझाता रहता हूं। इसमें जो बच्चे मैथ नहीं जानते उनका भी 30 में 30 स्कोर हो जाएगा, और जो बच्चे जानते हैं उनको एक बेस्ट अप्रोच मिलेगा। इसी के साथ आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। जूनियर के पेपर में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक मैथ का क्वेश्चन होता है, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है -25 गुणे 7 + 3 का मान वह नहीं है जो। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें से ये कह रहा है कौन सी वैल्यू नहीं है, यानी 4 में 3 है, 1 नहीं है। तो अब आप पहले इसको हल करके भी देख सकते हैं। 7 और 3 10, तो -25 गुणे 10 कितना हो जाएगा, -250। अब इसमें आप चेक करिए, -25 गुणे 7 कितना होगा। आप कहेंगे सर 25 सत्ते -175 हो जाएगा, प्लस का -25 तियां 75 हो जाएगा। सर -175 और -75 -250, तो ये तो हो जाएगा सर। फिर इसके बाद -25 गुणे 10, ये भी -250 हो जाएगा। -250 का ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसकी वैल्यू -250 नहीं होगी। अब आप चेक कर लीजिए, 25 गुणे 7, आप कहेंगे 25 सत्ते 175, माइनस का 175 गुणे 3, यानी 175 तियां, आप कहेंगे सर माइनस का 525 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नहीं होगा, और हमसे वो यही पूछ रहा था किसकी वैल्यू ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर 30 क्वेश्चन को मैथ का पूछ रहा है तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे। सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन वहाँ पैनिक होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें अप्रोच बताता चलूंगा कि एग्जाम में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 32 है। उसने पूछा रोमन संख्याकों में इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है। अब देखिए, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल प्रश्न पत्र से हम लोग कर रहे हैं। तो ये ना समझिए कि हम क्वेश्चन आसान लेके आए। जो पेपर में उसने पूछा है वही सारे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। आगे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं और क्वेश्चन आसान होते हैं। बस आप लोग क्वेश्चन वहां पे पैनिक होके लगाते हो, आसान से आसान क्वेश्चन गलत करके चले आते हो। इनमें से उसने पूछा है रोमन संख्याकों में इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है। अब पहली चीज तो, अगर आपको रोमन संख्या सीखनी है तो कुछ आप वर्ड सीख लीजिए। जैसे इसकी वैल्यू रोमन में 10 होता है, ठीक है। उसके बाद एल की वैल्यू आप कहोगे सर एल की वैल्यू 50 होता है। सी की वैल्यू आप कहोगे सर 100 होता है। इसी तरीके से v की वैल्यू आप कहोगे सर 5 होता है, और आप इसकी वैल्यू 1 जानते ही हैं। सेकंड की वैल्यू आप 2 जानते ही हैं, और इसकी वैल्यू 3 जानते हैं। अब इसमें एक रूल मैं आपको बता दूं, जैसे रोमन अंक जब लिखा जाता है तो मान लो l के बाद हम जब कोई संख्या लिखेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाता है। समझिए जैसे हमको 150 लिखना है तो हम पहले c लिखेंगे फिर l लिखेंगे। तो अब 100 ये हो गया, 50 ये हो गया, कितना हो गया 150। क्या हो गया 150। तो इसी तरीके अगर कोई संख्या हम पीछे लिख देते, जैसे सपोज करो ये b है, अब ये है 5, इसके आगे अगर मैंने 1 लगा दिया छोटी संख्या, तो 5 से 1 घट जाएगा, 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अगर इसकी इधर इस साइड राइट साइड मैंने लगा दिया तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, यही इसका एक ट्रिक है। आप सबसे आसानी से केवल सिंबल याद कर लीजिए, उसके बाद रोमन संख्या वो कोई भी लिखने कहेगा आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में लिखा जा रहा है छोटा अंक तो माइनस होगा, राइट साइड में लिखा जाता है छोटा अंक तो वो प्लस होगा। अब आप देखिए, इसमें इसने दिया है पहला LX फिर थर्ड, तो L की वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे सर 50, तो L की वैल्यू 50 हो गई। फिर इसके राइट साइड में X की वैल्यू आप कहोगे सर 10 + 10 और प्लस का 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 63, सही है। फिर यहाँ देखिए C की वैल्यू आप कहोगे सर C की वैल्यू तो 100 होती है। एक मिनट, C की वैल्यू LC
चलिए सी की वैल्यू 100 होती है और x की वैल्यू 10, तो आप कहोगे सर बड़ा वाला उधर है छोटा इधर है, तो 100 से 10 माइनस कर दीजिए, 100 से 10 घटा दिए 90 बचा, और ये दो c के बाद है तो इसको ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 92 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 92 हो जाएगी। अब फिर उसके बाद में हम लोग ये तीसरा चेक करते हैं। आप कहोगे सर l की वैल्यू, तो l की वैल्यू 50 होती है और c की वैल्यू 100, तो 100 से जब हम माइनस करेंगे 50 को तो क्या मिला? 50 मिला। तो आप कहोगे सर जब 50 के लिए एक शब्द हमको पहले ही से l दिया गया है तो फिर हम इसको इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हमको अगर 50 लिखना होगा तो हम केवल l लिख देंगे, l और c क्यों लिखेंगे? जबकि l और c की वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू 100 और इसके लेफ्ट साइड में छोटा वाला है तो -50, तो ये गलत हो गया सर। रोमन में हम 50 को ऐसे नहीं, l को इस तरीके लिखेंगे 50 को। इसने यही पूछा था कौन सा संख्या सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। इसको अगर आपको बनाना हो तो देख लीजिए, l की वैल्यू आप कहोगे सर 50, इधर x लिखा है तो 10 घटा देंगे तो 50 माइनस 10 प्लस आगे ये 4 हो गया, ये 1 और 5 से 1 जाएगा 4, तो आप कहोगे 50 से 10 गया 40 और प्लस 4 44। तो ये आपको मैंने रोमन अंक लिखना सिखा दिया। अगर छोटी संख्या लेफ्ट साइड में है तो उसको माइनस करिए, अगर वही संख्या राइट साइड में छोटी संख्या है तो उसको प्लस करिए। और ये आप सिंबल कुछ याद कर लीजिए, मात्र LCX इतना याद कर लीजिए। 100 से बड़ी संख्या वो लगभग में नहीं पूछता है, तो इतने में आपका सीटेड में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? उसने 4 कथन दिए हैं और उसने पूछ रखा है कौन सा कथन सत्य नहीं। दो संख्या x और y के HCF और LCM 15 और 120 है। अब आप समझिए HCF और LCM, मैंने इससे पिछली क्लासेस में HCF भी समझा रखा है, LCM भी समझा रखा है। यहाँ आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके जिन बच्चों का बेसिक कमजोर उनको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमने 12 और एक संख्या हम कोई ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 20, इसका मैंने आपसे पूछा HCF, तो पहले आप इसको फैक्टर में तोड़ोगे, आप कहोगे सर 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। ऐसे इसको आप कहोगे सर 2 की पावर 2 गुणे 5। अब मैंने जब इसका HCF पूछा तो HCF जो कॉमन होता है वो होता है, इसमें दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन हो रहा है। आप कहोगे सर इसका HCF 2 दूनी 4 हो गया। इसका LCM आपसे अगर पूछे तो आप कहोगे सर पहले कॉमन वाले का हाईएस्ट पावर, तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है 2, इसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, जो ना कॉमन हो उसको ऐसे उतार लो गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, इसका LCM मिला। तो ये HCF और LCM निकालने का ट्रिक हो गया, आसान ट्रिक। उसके बाद में अब मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, देखिए HCF 4 LCM 60, हमेशा HCF का गुणांक LCM में होता है। देखिए 15 चौके 60, तो ये एक चीज आप समझ लीजिए, अगर किन्हीं 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या किसी का HCF और LCM निकाला गया तो LCM में सदैव HCF का गुणांक होगा, क्योंकि HCF में सबसे स्मॉलेस्ट लिया जाता है कॉमन, और LCM में कॉमन का सबसे हाईएस्ट पावर, तो दोनों में कॉमन वाली संख्याएं ली गई, जैसे इसमें भी 2 लिया गया, इसमें भी 2, तो ये 100% मान के चलिए कि इसमें इसका गुणांक होगा, LCM में HCF का गुणांक होगा। अब आप ये नियम समझ गए, अब आप क्वेश्चन को समझिए। मैंने आपको HCF LCM दोनों निकालना सिखा दिया। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ उसने 2 संख्याओं का HCF 15 LCM 120, आप कहोगे सर इसका गुणांक 15 8 120 है, यानी हो सकता है कि HCF और LCM ये हो 2 संख्या का। आगे पढ़िए, 2 संख्या x और y HCF और LCM 20 और 250। अब आप बताइए 20 250 के गुणांक में कहाँ है? आप 20 का 250 से कैसे आपका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए, या तो 240 होता तो 12 दूना 240 होता तो 12 दूना 240 हो जाता, 20 बराई हम 240, या तो 260 होता तो 13 हो जाता, 13 भी सही हम 260, लेकिन सर 250 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो है ये HCF और LCM सही नहीं है। इसके आगे 2 संख्या x और y है, LCM 70 दी गई है, HCF 14 दी गई, तो 14 पंचे 70 ये भी हो सकता है सर। उसके बाद 2 संख्या x और y, LCM जो है 290 दिया गया है, HCF 58 पंचे 290, तो ये तीनों HCF LCM हो सकता है। इसमें से सत्य यही नहीं, और हमसे यही पूछा था कौन सा सत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना बेसिक सवाल है, लेकिन आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए, HCF की जानकारी, LCM की जानकारी, सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी होनी चाहिए। आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, और अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत है तो मैं सारी चीज़ें आपको HCF LCM जितनी चीज़ें आएंगे टेस्ट पेपर में सारी चीज़ें बताता चलूँगा। 75 दिन में 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा के जितनी चीज़ें जो कमज़ोर बच्चे उनका भी मैं बेसिक सारी चीज़ें मजबूत कर दूंगा।
और आपसे कोई ऐसा चीज़ नहीं छूटेगा मैथ में जो आपको सीटेट के पेपर में नहीं आया। मैं भले आपको गणितज्ञ नहीं बना पाऊंगा इन 70 से 75 दिनों में कि मैथमेटिक्स की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ सीटेट जितनी चीज़ें पूछता हूँ उतनी सारी चीज़ें मैं इन 75 दिनों में बता दूंगा। बस आप कंटिन्यू सारी क्लास को लेते रहिए। जिनकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं वो चैनल पर विजिट करके वो सारी क्लासेस को देख लें। सारी क्लासेस मैंने कुछ ना कुछ नया चीज़ें बताई हैं, जो जो क्वेश्चन में आया है सारी चीज़ें मैं समझाता चला हूँ। यहाँ उसने पूछा है 2 सही 1/3 को 2/5 से भाग देने पर प्राप्त परिणाम। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 3 दूनी 6 7/3 हो गया, इसको जब हम भाग देंगे कितने से 2/5 से। आपने सर सिखाया इससे पिछली क्लासेस में कि 2/5 जब भाग को गुणा में बदलना होता है तो इसकी वैल्यू पड़ जाती है 7/3 गुणे 2/5 को हम 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 × 5 = 35/6, इसका आंसर कितना आया 35/6। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक उसने पैटर्न में लिख के दिया हमको 3AB + AB1 C 18, इसको जोड़ के उसने बताया। फिर कह रहा है यदि A B और C अंक है, यानी ये भी कोई अंक है, मान लो ये इकाई का कोई अंक होगा, ये दहाई का कोई अंक होगा, ये सारे अंक है, तो C की वैल्यू। अब आप देखिए बहुत कॉमन सा सवाल है 3AB, फिर इसको उसने ऐड किया है AB1 में, ठीक है। उसके बाद में C 8 लिखा है। अब आप सोचिए यहाँ 1 है तो क्या B में 7 नहीं रहा होगा, तभी तो 7 1 8 किया गया है। तो आप कहोगे सर B की वैल्यू तो हमको पता चल गई कि 7 रहा होगा, B की वैल्यू 7 रही होगी, तभी 7 1 8। अब यहाँ 1 है और B की वैल्यू हमने पहले ही 7 निकाल ली, तो क्या यहाँ 7 और A की वैल्यू 4 नहीं रही होगी, तभी तो 7 4 11 हुआ भाई। तब 1 यहाँ लिख के 1 इसका हासिल लेके गया। आप कहोगे सर A की भी वैल्यू निकल आई 4। उसके बाद में अब भाई यहाँ से 1 हासिल बचा तो 3 1 4 हुआ होगा, कहोगे बिल्कुल। और A की वैल्यू 4 है तो 4 और 4 8। आप कहोगे सर C की वैल्यू 8 आ गई। अब देखिए उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे C की वैल्यू पूछा है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। उसमें वो आपसे A की वैल्यू पूछ सकता था, B की वैल्यू पूछ सकता था और C की वैल्यू भी पूछ सकता था। यहाँ उसने C की वैल्यू पूछा, हो सकता है आपके पेपर में वो B A कोई भी वैल्यू पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं, सिंपल जैसे आप जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़िए कि B और 1 को जोड़ने पर 8 आया, इसका मतलब B की वैल्यू 7 है। अब जब B की वैल्यू 7 निकल आई तो A और B को जोड़ने में B की वैल्यू 7 है तो A की वैल्यू 4 रही होगी, तभी 7 4 11, यहाँ 1 आया और 1 हासिल बचा रिमाइंडर। वही 1 जब हम इधर लेके गए तो 3 1 4 हो गया और A की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी 4 4 8, तो C की वैल्यू हमको मिल गई C = 8। तो वो A B C कुछ भी पूछे बड़े आसानी से आप पेपर में कर सकते हो। इसको नहीं बनाना, जिस तरीके से ये है बस इसी में आपको सॉल्व कर लेना है। पेपर में ऐसा लिख के नहीं लगाना कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, नरेश की वार्षिक आय 5,76,000 है तथा उसकी वार्षिक बचत 72,000 है। उसकी बचत और व्यय का अनुपात। तो आप कहोगे सर 5,76,000 रुपये उसकी अर्निंग है, आय है, और 72,000 बचत करता है, इसका मतलब व्यय कितना करता है। आप कहोगे सर 5,76,000 से 5,72,000 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचा, 6 से 2 गए 4 और 7 से 7 गए 0। 5,04,000 रुपये वो व्यय करता है, ये उसका व्यय निकल आया और ये उसका बचत है। और इसी का उसने रेशियो पूछा है, तो रेशियो ऐसे बना दीजिए भाई 72,000 लिख लीजिए, फिर रेशियो 5,04,000। फिर आप कहोगे सर 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल हो गया, 72 एकम 72 और 72 सत्ते 504। आप कहोगे सर 1:7 का है उसका व्यय और बचत और व्यय का, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 3x + 5 = 0 उसने दे रखा है, तो x² - 3x का मान। तो देखिए यहाँ से पहले तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप कहोगे सर 3x + 5 = 0 दिया है, तो 3x = -5, x = -5/3, ये तो x की वैल्यू निकल आई। अब उसने पूछा था हमसे x² - 3x की वैल्यू, तो इसी को यहाँ रख दीजिए। अब देखिए रखने में अगर आप यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, इसमें आप पहले x कॉमन कर लीजिए और x - 3। अब इसको रखिए -5/3
और ब्रैकेट में माइनस का 5/3 माइनस का 3, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। आप कहोगे सर माइनस 5/3 ऐसे उतार लेंगे, 3 एकम 3 हो गया, माइनस 5 एकम 5 और माइनस 9 माइनस 14/3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 बजे 70/9। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, सर कहीं 70/9 नहीं दिखा तो इसको थोड़ा और सरल कर लीजिए। 9 सते 63, 5 3 15 और 14 3 42, सॉरी यहाँ 14 पंचे 70/9। अब 9 सते 63 हो जाएगा, तो 7 सही, फिर 9 सते 63 और 7 70/9, 7 सही 7/9 सर कौन सा ऑप्शन दिखा? ऑप्शन नंबर ए दिखा। तो देखिए अब अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर पे -5/3 रखते तो तब भी आंसर ये आता, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, इसके लिए मैंने एक्स कॉमन कर लिया थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ उसने पूछा व्यंजकों -3x³ y² 2x² y³ -3x² y³ -5y⁴ के योग में x² का गुणांक क्या है। अब देखिए इसको उसने कहा पहले जोड़ो, उसके बाद जोड़ के जो x² का गुणांक हो उसको बताना है। तो देखो भाई इसको हमें पूरा नहीं जोड़ना, उसने हमसे पूछा x² का गुणांक, तो जिसमें x² हो बस केवल उसको ऐड करो। आप कहोगे सर इसमें x² नहीं, इसको हम नहीं ऐड करेंगे, इसमें x² है और इसमें x² है, तो प्लस का 2x² और माइनस का 3x² y³, तो +2 से -3 निकलेगा तो -1 बचेगा x² y³। अब ये हमको मिला x² वाले में गुणांक। उसने पूछा था x² का गुणांक, तो x को हटा के जो बचे वही बता दो, माइनस का y²। देखिए कितना आसान सा सवाल था, उसने हमसे यही पूछा था माइनस का y² के योग में x² का गुणांक उसने पूछ रखा है, तो माइनस का y³ था यहाँ पे y³ था, ठीक है, तो माइनस का y³ ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए इसमें अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, उसने जब x² का गुणांक पूछा है तो एग्जाम में बस आपको उतना करना है जितने से आंसर निकले, क्योंकि वहाँ ओमार पे आपको भरना, ना कि कॉपी में लिखना है कि एग्जामिनर आपका देखेगा किस तरीके लगाना है। तो भाई हम क्यों लगाए पूरा, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम केवल x² वाला देख लिए कि 2x² y³ और -3x² y³ से माइनस हो जाएगा, -x² y³ बचा, और जब गुणांक पूछे जिस चीज का उसको हटा के जो बचे वही उसका गुणांक हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप प्रयोग करेंगे सवाल में तो कम से कम समय में लगेगा और 100% एक्यूरेट तरीके से लगा ले जाएंगे। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो गलती होने के भी चांसेस हैं। जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा x³ -5x² -24x ब्रैकेट में 4x² -9y² को x 8 2x - 3y से भाग देने पर परिणाम प्राप्त होता है। देखिए पहले इसका मैं आसान ट्रिक आपको बताता हूँ। यहाँ 24x दिख रहा है तो 8 - 3 पे इसका फैक्टर टूटेगा, 8 3 24 होगा, तो एक ब्रैकेट में मिलेगा x - 8, एक में मिलेगा x + 3 इसका फैक्टर। अब आप कहोगे सर कैसे किया, इसको मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कितना आसान तरीके से लग सकता है एग्जाम में। यहाँ जब माइनस हो तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, छोटा वाले में प्लस लगा दीजिए। 4x² - 9y² a² - b² का फार्मूला होता है a - b a + b, तो वहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2x - 3y, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2x + 3y। अब भाई यहाँ देखो सब में तो x है, तो एक x मैंने यहाँ बाहर करके तब गुणांक इसका बना है, तो एक x मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये कैसे, भाई देखो इसमें तीनों में x था तो यही x मैंने कॉमन किया, अंदर बचा x² -5x² -24, तो यही द्विघात समीकरण बना, और 8 3 24 पे इसका फैक्टर मैंने तोड़ के लिख दिया। उसके बाद में नीचे वाला ऐसे लिख लो x 8 और 2x - 3y। जिनको नहीं समझ में आया घबराइए ना, सारी चीजें मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ। ये इससे कैंसिल हो गया, 2x - 3y, इससे हमको आंसर मिल गया x + 3 और 2x + 3y। बस इतना हमको एग्जाम में करना था। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे सर ये फैक्टर हम नहीं तोड़ पाएंगे जिस तरीके से आपने तोड़ा, मैं आपको भी सिखा रहा हूँ भाई, आप भी ऐसे डायरेक्ट तोड़ेंगे बिना उसको। पहली चीज़ तो आपने द्विघात समीकरण पढ़ रखा होगा, कहीं नहीं पढ़ रखा मैं आपको बता दूँ। इसमें तीनों में x दिख रहा है, तो जब आप x कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x² - का 5x - का 24 है। अब मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिखा, x - 8 x + 3, तो आपको मैं लिखना सिखाऊँ
दिखाऊं क्या चीज़, इसको कैसे आपको लिखना है। ठीक है, ये रहा 24। अब पहले तो यहाँ जब 5 दिखा तो इसका एक ऐसा फैक्टर निकालना है कि हमको जहाँ यहाँ माइनस है घटा के वो मिले। तो आप कहोगे सर 8 और 3, 8 3 24 होता है और 8 से 3 गए 5, ये फैक्टर आपने निकाल लिया। अब आप इसको ऐसे लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x, आप कहोगे सर हम 5x को लिख सकते हैं, 8 से 3 गए 5, फिर 24 उतार दिए हमने। फिर यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x, माइनस माइनस गुणा हो गया यहाँ माइनस का 24, यहाँ से x कामन किया x माइनस 8, यहाँ से प्लस 3 कामन किया x माइनस 8, एक ब्रैकेट में x माइनस 8, एक ब्रैकेट में x प्लस 3। अब मैंने यही फैक्टर डायरेक्ट लिखा था, तो आपको मैं डायरेक्ट लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ आप पहले इसकी एक फैक्टर सोच लें कि 8 और 3 होगा, तो अब यहाँ माइनस है, दोनों माइनस है, तो एक बड़े वाले में माइनस लगा दीजिए x माइनस 8, छोटे वाले में प्लस लगा दीजिए x प्लस 3। यही इसकी सबसे आसान ट्रिक है। तो ये हो गया लिखने का इसका। अब आप कहोगे सर इसको तो मैं लिख लूंगा पहले ऐसे x कामन करके, फिर x माइनस 8 x प्लस 3, उसके बाद में इसको देखिए एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, यही होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ देखो 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर दिख रहा था, तो एक ब्रैकेट में मैंने 2x माइनस 3y लिख दिया और एक ब्रैकेट में मैंने 2x प्लस 3y भाई लिख दिया। उसके बाद में जिस चीज़ से हमको भाग देनी थी उसको मैंने नीचे रख दिया जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है। x कैंसिल हो गया, x माइनस 8 2x माइनस 3y, x प्लस 3 2x प्लस 3y, यही इसका सबसे बेस्ट अप्रोच हो गया। अब अगर एग्जाम में ये फैक्टर आप तोड़ना एक लाइन में नहीं जानते तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जो चीज़ें मैंने सिखा दी आगे फिर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, उसमें भी सिखा दूंगा 2-3 बार। 75 दिन में तो इतनी बार आएंगे ये सारे क्वेश्चन कि आपकी मुंह रट जाएंगे, ऐसे देख के आप बता दोगे सीधा कि इसका फैक्टर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, p बराबर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, q बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, r बराबर 4x स्क्वायर 4x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4। उसने पूछा है p गुणे q माइनस r इक्वल टू किसके बराबर है। अब पहली चीज़ें इस क्वेश्चन को जो आप YouTube पे देखोगे सारे अध्यापक वो आपको पहले इसको सिखाएंगे कि P से Q को गुणा करें फिर R से घटाइए। भाई देखिए इतना टाइम नहीं है एग्जाम में आपके पास, 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, 30 मिनट में करके आगे निकलना। अगर आप 30 क्वेश्चन 1 घंटे में करेंगे तो आगे कोई ना कोई सेक्शन आपका जरूर छूटेगा। तो इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच मैं बताऊँ, थोड़ा सा पहले आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। जहाँ आपसे बीजगणित के सवालों में पूछा जाए गुणा भाग करने के, उसमें ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि कौन सा सेक्शन है जो चेंज है। जैसे यहाँ 2x की घात 4, यहाँ 2x की घात 4, यहाँ 2x की घात 4, यहाँ, तो ये हमारे कोई काम की नहीं है। फिर यहाँ हमने देखा 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9x, ये सारे ऑप्शन में चेंज है। इसका मतलब हम अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक चेक कर लें कि 9 है, 10 है, 11 है, 13 है, जो गुणांक अगर इसका मैं चेक कर लूँ वही ऑप्शन होगा 100%। अब हम केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक पे काम करेंगे। देखिए p का q से उसने गुणा कहा है, तो पहले इसमें देखिए अगर इससे गुणा होगा तो कहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। पहले देखिए x से होगा, इससे नहीं बनेगा, इससे जब होगा तो गुणांक बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 3 तरीका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर एक बार जब वाई स्क्वायर से यहाँ होगा तो भी बनेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक गुणांक ये बनेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर 3y स्क्वायर से होगा, बनेगा नहीं। फिर इसमें से माइनस r कहा है उसने घटाने को, तो क्या r में कहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर r में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो इससे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा नहीं, यानी ये गुणांक 9 और 4 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और यही देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में केवल दिख रहा है। तो हमको भाई पूरा क्यों सॉल्व करें, हमको तो आंसर मात्र एक छोटी सी चीज से हमने पता कर लिया। देखिए और किसी में आपको 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम फिर p गुणे क्यों करें, उसके बाद r से क्यों घटाएं हमको। हाँ अगर यहाँ r में अगर कहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो हम उसको भी माइनस करके देख लेते। मान लो इसमें दिया होता 4x घात 4 प्लस 5y की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ और घटा देते हम ला के, 11 हुआ था तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया। तो ये बेस्ट अप्रोच आपको हमारी क्लास में मिलेगा सीखने को। पूरे यूट्यूब पे आप कहीं जाएंगे बेस्ट अप्रोच नहीं, वो आपको यहाँ तो लगाने के सिखा रहे, यहाँ मैं भी आपको लिखाने के सिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है जाके ये चीजें जब तक आप नहीं सीखेंगे पेपर आप नहीं पास कर पाएंगे। तो अभी कोशिश ये करिए कि जो बचे हुए टाइम है 14 दिसंबर को पेपर है, एक दिन और घट गया, अभी 15 दिसंबर को था, आज नोटिस आई है 14 दिसंबर को पेपर हो गया। तो आपको बेस्ट अप्रोच से पढ़ना है। हमारी क्लास चैनल पे पेडागोजी की बेस्ट अप्रोच बताई जा रही है,
सीटेट मैथ का बेस्ट अप्रोच बताया जा रहा है, वो भी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज से सॉल्व करा के। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन नहीं कि मैंने अपने हिसाब से ऑप्शन सेट कर रखा है, जो चीज आयोग ने पूछा मैं सारे प्रयोग उसी पे करके दिखा रहा हूँ। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि वो अगर इधर उधर टीचर से पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वो सीटेट बार बार फेल हो रहे हैं तो वो भी पास हो जाए भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति परंतु गुणन सममिति नहीं। अब देखिए मैं उन बच्चों को कहूँगा जिनका मैथ कमजोर है, थोड़ा सा वीक है, वो हमारे चैनल पे प्राइमरी का मैथ चल रहा है, वो भी ऑफिशियल टेस्ट सीरीज से। जैसे ये आपकी टेस्ट सीरीज है वैसे उनकी प्राइमरी की टेस्ट सीरीज ऑफिशियल टेस्ट सीरीज से चल रही, तो वहाँ पे आप जाके वो सारी क्लासेस को देखिए, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो जूनियर में आते हैं, प्लस वहाँ मैं सारी चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ें बेसिक से बताता रहता हूँ, तो उससे आपका बेसिक भी बहुत मजबूत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कल के पेपर में रैखिक सममिति और गुणन सममिति वाला क्वेश्चन प्राइमरी में पूछ रखा है उसने क्वेश्चन, वही चीजें जूनियर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में जो प्राइमरी और जूनियर दोनों में आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने वहां विथ डिटेल्ड बाकायदा फिगर दिखा के सारी चीजें मैंने बनवा के कराया है। तो आप कल वाली वहां जाइएगा, टेस्ट नंबर 6 या टेस्ट नंबर 5 वाला क्लास देख लीजिएगा, उसमें रैखिक सममिति और गुणन सममिति बहुत डिटेल से समझाई है। और मैं तो कहूँगा जिनका कमजोर है मैथ, उनकी बेसिक मजबूत है, वो सारी क्लासेस प्राइमरी के रेगुलर देखे, 35 से 40 मिनट का होता है, आसानी से आपको देख लेंगे और बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न आए और मैंने सारे के बेस्ट अप्रोच बताया। तो वहाँ मैंने रैखिक सममिति और गुणन सममिति सिखाया है। एक बार मैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, रैखिक सममिति किसको कहते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकार का वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो रैखिक सममिति मान लो हमने यहाँ से एक लाइन खींची, तो ये अगर ऐसे मान लो आपके पास एक कागज, इसको मोड़ दोगे तो ये बराबर तो हो जाएगा चारों तरफ से। तो ऐसी रेखा जिससे कोई आकृति को फोल्ड किया जाए तो उसके एक प्रतिबिंब के रूप में यानी बराबर हो जाए, उसी को रैखिक सममिति कहते हैं। अब आपसे पूछे वर्ग में कितनी रैखिक सममिति, तो आप कहोगे सर एक ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, फिर एक ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, फिर एक ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, एक ऐसे। तो वर्ग में 4 रैखिक सममितियां होती। ऐसे आयत में आप कहोगे सर आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती, तो एक ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ये हो गया। एक ऐसे फोल्ड, लेकिन सर ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो आयत में 2 होता है। तो मैंने प्राइमरी वाली क्लास में आयत हो गया, उसके बाद समलंब हो गया, समचतुर्भुज हो गया, सारी चीजों पे मैंने फिगर दिखा के सारी चीजें बना के कराया है, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको रैखिक सममिति समझा दिया, गुणन सममिति भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये वर्ग है ऐसे, अब इसमें कोई पॉइंट ऐसे पकड़ के इसको घुमाया जाए ऐसे 360 डिग्री, तो कितनी बार ये कितने कितने डिग्री पे सेम उसी फिगर बनाएगा। तो एक बार यहाँ 90 बनाएगा, एक बार यहाँ 180 बनाएगा, ये यहाँ से 90, 180, 270, 360, तो ये 4 गुणन सममितियाँ भी इसमें हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी है, तो आप गुणन सममिति भी समझ गए। एक बिंदु को पकड़ के अगर घुमाई जाए 360 डिग्री तो उसमें कितनी बार फिगर सेम उसी तरीके से आएगा, उसी को गुणन सममिति कहते हैं। यहाँ उसने पूछा था कि इसमें रैखिक सममिति परंतु गुणन सममिति नहीं है, तो जो पतंग होता है भैया इसमें गुणन सममिति नहीं होता है, क्योंकि पतंग की कुछ आकार इस तरीके से होती है कि उसको जब हम 360 डिग्री घुमाते हैं तो उसमें कोई भी गुणन सममिति नहीं बनती है। इसको डिटेल में जानने के लिए आप प्राइमरी वाली भी क्लास देख सकते हैं, और बेसिक मैंने रैखिक सममिति और गुणन सममिति आपको समझा दिया। किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 3, 5, 4 है तथा सबसे बड़ा कोण x है, तब 4x + 9 का मान क्या होगा। देखिए इस तरीके से वो या तो त्रिभुज दे देगा, तो त्रिभुज अगर देता है तो आप ये ध्यान रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज देगा तो 360 होगा। इतना चीज ध्यान दो। इसको आपको ऐसे जोड़ लेना 5, 3, 8, 4, 12। तो x की वैल्यू जो आप इसने अनुपात में बनाया है 180 से 12 को पहले भाग दे लीजिए, तो 15 बनी है 180। अब आप डिग्री निकाल सकते हैं। 15 थी, अब 1 डिग्री 45 हो गया, 1 75 हो गया, 15 25, 1 15 चौके 60 हो गया। यही तीनों डिग्रियों का मान हो गया। आपको बस सिंपल सा तीनों को जोड़ना है। त्रिभुज है 180 से भाग, चतुर्भुज है 360 से भाग, उसके बाद में सारे अनुपात में भाग करा दीजिए, सारे कोण निकल आए। उसने पूछा था सबसे बड़ा कोण x है, तो इसमें सबसे बड़ा कोण 75 है, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 75 डिग्री। कितनी मिल गई 75 डिग्री। उसने 4x + 9 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, तो 4 75 चौका आप कहोगे सर 300 + 9, 309 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये सारी चीजें तो मैंने बेसिक आपको बता दी। इसमें एग्जाम में आपको वो इतना करना है 5, 3, 8, 4, 12, तो 180/12
सीधा आपने निकाल लिया 15 डिग्री। उसके बाद सबसे बड़ा कोण आप सोचोगे इसमें 5 है तो 15 पचे 75। अब उसने x की वैल्यू पूछ रखी थी 4x + 9 तो 75 चौका 300 और 9 309। बस इतना आपको एग्जाम में करना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यदि किसी कोण x के संपूरक और पूरक, देखिए संपूरक दो कोणों का योग जब संपूरक होता है तो उनका योग 180 डिग्री होता है और पूरक 90 डिग्री होता है। ये चीज़ें आप पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए। संपूरक जहाँ देखिए तहाँ 180, पूरक जहाँ देखिए तहाँ 90, ये चीज़ें आपका बेसिक हो गया। अब उसने पूछा x के संपूरक और पूरक कोणों का योग 240 है, तो x का संपूरक क्या होगा? आप कहोगे सर 180 - x, यही x का संपूरक होगा, क्योंकि भाई 180 से जैसे मान लो ये 30 डिग्री है तो इसका संपूरक 150 डिग्री होगा, पूरक 90 - x होगा। और इसी का उसने इन्हीं संपूरक और पूरक कोणों का योग उसने 240 बताया, इसको ऐड कर लो। आप कहोगे सर 180 और 90 270 और -x - 2x, इसी की वैल्यू उसने दे रखी हमको 240। अब भाई 2x उधर जाएगा 240 इधर आएगा तो 270 - 240 बराबर का 2x। अब 30 डिग्री यहाँ बचा, यहाँ 2x, 15 दूना 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे सर 15। अब उसने हमसे पूछ क्या रखा है? 3x - 20 की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 15 तिया 45 माइनस का 20 बराबर 25। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने आसान क्वेश्चन सीटेट पूछता है। बस आपको एक बेस्ट अप्रोच और थोड़ा सा आपका बेसिक चाहिए, जो जैसे संपूरक हुआ, पूरक हुआ, गुणन सम्मिति हुआ, रैखिक सम्मिति हुआ। तो इन 75 दिनों में बस मेरा यही टारगेट है, आपको पूरा बेसिक बता दूं, साथ में आपको एक बेस्ट अप्रोच बता दूं। आपकी मैथ कमजोर होगी फिर भी आप 30 में 30 करके चले आओगे। बस मेरी 75 दिन की 75 टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए, जिसमें 5-6 क्लासेस हो चुकी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और रेगुलर डेली क्लासेस हो रही हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और ये मेरी गारंटी है, आपका मैथ कितना भी कमजोर हो, इससे पहले आपने सीटेट का पेपर दे रखा हो, चाहे मात्र 5 नंबर 8 नंबर आए हो, आप मेरे साथ 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 30 में से 29 नहीं आएगा, 30 में से 30 आएगा, ये मेरी गारंटी है भाई। और पूरी क्लास अगर 2-3 क्लास आप देख लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, खुद आप कहोगे सर आप तो 30 में 30 आ जाएगा। मेरी इस क्लास का बस एक उद्देश्य है, आपको मैं मैथ नहीं सिखा रहा हूँ कि पूरा मैथ आपको मैं बता दूंगा। मैथ तो दिसंबर का पेपर हो जाने दीजिए सीटेट का, आप एक बार क्लियर कर लीजिए, उसके बाद सब लोग पूरा मैथ हम आपको एक बार अच्छे से पढ़ा देंगे, 2-3 महीने 4 महीने में पूरे डिटेल से। अभी मेरा कोई उद्देश्य आपको मैथ सिखाना नहीं है, ना गणितज्ञ बनाना है। मेरा उद्देश्य सीटेट में 30 में 30 कराना है, उसी उद्देश्य पे मैं काम कर रहा हूँ। उस उद्देश्य के लिए 2 चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक, सीटेट में जितनी चीजें पूछी गई हैं उतनी चीजों का मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, प्लस उनका एक बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको वहाँ कम समय पे करना है। अगर मैं आपको केवल मैथ सिखा दूंगा, वहाँ आप टाइम नहीं बचा पाएंगे, 1 घंटे मैथ लगाएंगे, आगे कोई ना कोई सेक्शन छूट जाएगा, तो आप सीटेट तब भी फेल हो जाएंगे। तो मैं बस यही 2 टारगेट पे काम कर रहा हूँ, और 15 दिसंबर 14 दिसंबर जब तक पेपर है तब तक मैं इसी टारगेट पे काम करूंगा। मैथ उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि एक षटभुजाकार आधार वाले पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या क्रमशः F, B और E है। भाई यही क्वेश्चन सेम उसने प्राइमरी में पूछ रखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी कमजोर, आप प्राइमरी वाली क्लास देखिए, इसमें यहाँ उसने षटभुजाकार पूछा है, वहाँ उसने वर्गाकार भुजा आधार देख के प्राइमरी वाले टेस्ट सीरीज में पूछा था। मैंने उसमें चित्र दिखा के बाकायदा पूरे डिटेल में समझाया था कि क्या चीज़ पिरामिड का फलक होता है, क्या चीज़ शीर्ष होता है, क्या चीज़ किनारा होता है। तो मैथ वाले बच्चे प्राइमरी वाली क्लास जरूर देखिए, आप चैनल पे वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, सारी क्लासेस देख लीजिए। यहाँ भी मैं आपको एक बार फिगर दिखाना चाहूँगा षटभुजाकार प्रिज्म का, पिरामिड का, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। एक बार फिगर देख लीजिए आप, देखिए ये है षटभुजाकार पिरामिड। अब समझिए, इसमें ये इसका बेस हो गया जिसकी 6 भुजाएं हैं, ये आधार हो गया, ये 3D फिगर है। आधार में इसके देखिए ये कुछ इस तरीके से इसका आधार है, ये इसका आधार है जो षटभुजाकार है। उसके बाद में ऐसे इसके ऊपर की बिंदु है, ठीक है, यहां से ऐसे ये इस तरीके से ये ऊपर वाली बिंदु है, यहां तक आप देख सकते हैं। सारी चीजें जो मैंने आपको, ये इसका बेस है ऐसे, ठीक है,
ये 6 भुजा, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यही षडभुजाकार पिरामिड होता है। नीचे की जो आधार वो षडभुजाकार में, उसके बाद ऊपर पिरामिड के रूप में गया। इसमें उसने हमसे पूछा है फलक, शीर्ष और किनारा। पहले आप समझ लीजिए फलक क्या है, शीर्ष क्या है, किनारा क्या है। फलक तो ये हो गया, जैसे एक नीचे आधार हो गया, इसको आप कहोगे एक फलक। उसके बाद में ये एक ऐसे गया, आप कहोगे सर एक ये, एक ऐसे गया, एक ये, एक ऐसे गया ये। तो इसने कितने, जब इसमें 6 साइड हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ऐसे गए होंगे, तो 6 फलक तो बगल वाले हो गए, एक फलक नीचे। आप बताओगे सर षडभुजाकार में फलक की संख्या कितनी है, 7, 6 और 1 7। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है, शीर्ष। अब शीर्ष देखिए भाई, एक तो यहाँ शीर्ष हो गया, आप कहोगे सर। उसके बाद में इसी चित्र में देखिए एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये, कितने शीर्ष हो गए, 6 शीर्ष नीचे हो गए भाई। जैसे ये आधार है, यही तो शीर्ष हुए इसके, तो ये शीर्ष हो गए, प्लस एक बीच वाला जो यहाँ ऊपर है, तो 6 1 7 शीर्ष हो गए इसके। कितने शीर्ष हो गए, आप कहोगे सर 7 शीर्ष हो गए। उसके बाद में उसने हमसे क्या पूछ रखा है, किनारे। तो किनारे कितने बने, तो आप कहोगे भैया इसमें से किनारा कितने हुए। अब आप किनारों का काउंट करिए, देखो एक किनारा ये हुआ, एक किनारा ये हुआ, एक किनारा ये हुआ, एक किनारा ये हुआ, एक ये, 6 किनारे नीचे हो गए। उसके बाद में ये वाले किनारे आप कहोगे सर 6 किनारे ये भी रहेंगे भाई, मैंने बना के भी दिखाया था। तो 6 और 6 12 किनारे हो गए, ठीक है। तो किनारे कितने हो गए, आप कहोगे सर किनारा इसमें तो 12 हो गया। यही उसने हमसे पूछ रखा। ये आप याद भी कर सकते हैं कि षडभुजाकार पिरामिड में 7 फलक, 7 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। इसी तरीके से वर्गाकार भुजा, वर्गाकार आधार का आप बना के याद कर लीजिए। यही दो आपसे सीटेट में बार बार वो पूछता है ज़्यादातर, तो ये दोनों आप याद कर लीजिए एग्जाम के लिए। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, इसको आप याद भी कर लीजिए, 7 7 12, ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि 7 7 फलक और शीर्ष होंगे, 12 किनारा होगा। एग्जाम में कुछ बनाना नहीं है, लेकिन मैंने 3D फिगर दिखा के इसलिए आपको समझा दिया ताकि कल कदा आप अध्यापक बने तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो, सारी चीज़ें जाने, ये ना रहे कि केवल क्वेश्चन ही आप जाने, उसका बेसिक भी आपको पता रहे। तो अब उसने कहा एफ बी और ई, तो एफ क्या था, एफ कहोगे सर फलक था, तो एफ हो गया। बी क्या था, आप कहोगे सर शीर्ष था। ई क्या था, किनारा था। उसने पूछा कौन सा कथन सत्य है, सब में इसकी वैल्यू रख लीजिए। एफ की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 दूनी 14। बी की वैल्यू कितनी है, 7, 14 7 21, 21 से 12 गया 9 बचा, तो ये तो गलत है भाई, यहाँ 8 उसने लिख रखा है, तो 7 दूनी 14। बी की वैल्यू 7, 14 7 21, 21 से 12 गए 9, ये सही है भाई। उसके बाद 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 14, 28 से 12 गए 16 बच्चे, ये भी गलत है। 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 21 35, 35 से 24 जाएगा 11, ये भी गलत है। उसने बस यही पूछा था कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 उसने दे रखा है, किसी आयत ABCD के दोनों बिकड़ों की लंबाई 6x + 3 और 4x + 7। अब प्राइमरी वाले क्वेश्चन में, इससे पहले जो मैंने प्राइमरी का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे उसमें आयत आया था और मैंने आयत के सारे गुण बताए थे कि आयत का फार्मूला क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, सारी चीज़ें। तो अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत तो वहाँ से सारी चीज़ें आपके जूनियर के लेवल की ही मिलेंगी, बस उसका एक बेस मजबूत हो जाएगा। और अगर आपका वो अच्छा है तो आप डायरेक्ट यही क्लास दे सकते हैं, वरना जरूर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बेसिक कमजोर वो वाली क्लास देखिए सारे क्वेश्चन में वहीं से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब देखिए बिकड़ों की लंबाई, पहली चीज़ तो आपको ये जानना चाहिए कि जो आयत के 2 बिकड़ होते हैं वो बराबर होते हैं। ये मैंने प्राइमरी बता रखा था प्राइमरी वाली क्लास में, यहाँ भी आप सीख लीजिए। जैसे आयत होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसके बिकड़ दोनों बराबर होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसने कहा है दोनों बिकड़ों की लंबाई 6x + 3 और बराबर होगी 4x + 7, यही उसने दे रखा। और हमको आयत के बारे में पता है कि दोनों बिकड़ बराबर होंगे। आप कहोगे सर 6x से 4x माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा, और 7 से 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा। तो x की वैल्यू 4/2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू तो सर 2 आ गई। अब सवाल में उसने हमसे क्या पूछा है, 6x + 3 और 4x + 7। आप कहोगे सर 6 दूनी 12 + 3 + 4 दूनी 8 + 7, 12 3 15 8 23 और 7 30, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। जूनियर का पेपर बस आप लोग केवल कह रहे हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, मैथ साइंस में केवल 12%, 10%, 8% बच्चे हर साल पास होते, ऐसा नहीं भाई, पेपर बहुत आसान है। बस आपको किसी ने बेस्ट अप्रोच नहीं बताया, करने का तरीका नहीं बताया कि पेपर कितना आसान है, उस वे में दिखाया नहीं जिस वे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ 75 टेस्ट सीरीज करके देख लीजिए, मात्र 35 से 40 मिनट की क्लास है ना, मैं आपको 1.5
से 2 घंटा आपकी टाइम वेस्ट करता हूँ कि कमेंट रीड करूँ, उसके बाद आपसे लाइक सब्सक्राइब हर क्वेश्चन पे कहूँ। कुछ चीज़ें मेरे अंदर है कि मैं आपका फ़ायदा देख रहा हूँ कि आपका कम से कम समय लेके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं। वरना यूट्यूब पे जाओगे आपको एक एक पेपर 1.5 2 घंटा में सॉल्व कराने वाले मिलेंगे। हाँ, हो सकते हैं उनका व्यू ज़्यादा जा रहा हो, तो वो देख के आप मत पढ़िए। कहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है और आपको कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें दी जा रही हैं। मेरे साथ आप 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज करके जाइए, उसके बाद खुद आप 30 में 30 करके आएंगे। जिस दिन पेपर होगा उसी की रात में हम लोग लाइव आएंगे, आप खुद कहोगे सर इस बार मैंने 30 में 30 करके आया हूँ। तो इसी के साथ अब इसके बाद में जो पेडागोजी की क्लास है, तो दोस्तों इसकी पेडागोजी की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है पहले से ही। मैं एक क्लास मेरी मैथ पेडागोजी स्पेशल के नाम से चलती, जिसमें सारे हम पेडागोजी के क्वेश्चन और इसी पेपर के क्वेश्चन जो ऑफिशियल प्रश्न पत्र है, जैसे 15 के बाद या 20 के बाद, किसी में 16 के बाद में पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है। जैसे 15 क्वेश्चन मैथ के आए जूनियर में, किसी सेट में 20 क्वेश्चन के बाद में 10 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं, किसी में 12 आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन में केवल इस क्लास में 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, इसमें पेडागोजी में हम लोग कर रहे हैं। और पेडागोजी एक नए तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसमें ना ही आपको एनसीएफ 2005 पढ़ने की जरूरत है, ना ही एनईपी 2020 पढ़ने की जरूरत है, ना ही पेडागोजी ही पढ़ने की जरूरत है। कोई कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरा मानना है भाई पेडागोजी जो शिक्षण शास्त्र है, उस चीज़ को आप जी के आए हो जीवन में। आप 15 साल से 18 साल छोटी कक्षाओं में पढ़े, सारी चीज़ें आपको पता है। आप एनसीएफ 2005 के तहत ही पढ़े, तो सारी चीज़ें आपको पता है, आपको कुछ नहीं। शिक्षण शास्त्र जो एक बेस्ट अप्रोच से अगर क्वेश्चन देखा जाए सॉल्व हो जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। वो सारी चीज़ें मैंने इस क्लास में करके दिखाई है। बिना एनसीएफ बिना एनईपी के भी एनसीएफ और एनईपी के क्वेश्चन कैसे बनेंगे और बिना पेडागोजी पढ़े वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इस क्लास को हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसका मैं लिंक अपने कमेंट सेक्शन में लगवा दूंगा, फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे टॉपर्स टाइम पे, तो यहाँ होम पे पहुंचने के बाद यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ सीटेड दिसंबर 2024 मैथ पेपर 2 के नाम से क्लास मिलेगी। जो ये वाली क्लास चल रही है, इसकी सारी क्लास इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ साथ में सीटेड दिसंबर 2024 मैथ पेपर 1 का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको प्राइमरी की सारी क्लासेस, जैसे यहाँ 6 क्लासेस अपलोड है, ये सारी क्लासेस वहाँ से मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस देखिए और पेडागोजी वाली जरूर क्लास देखिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में एक नए क्लास के साथ, तो एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।